हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यह स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी लगभग सभी सब्जेक्ट के आपके ऑल टॉपिक्स को एक अच्छी तरीके से वीडियो को प्रिपेयर करके हर टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन को, आपके टॉपिक्स को क्लियर कराने का प्रयास करता है। आई होप कि आपको सभी चैनल में स्मार्ट स्टडी चैनल बेहतर लगा होगा और आपको यहाँ पर इस चैनल पर निरंतर जो भी टॉपिक्स आपके अभी शेष रह गए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या हिंदी, बायोलॉजी में, सब टॉपिक्स को क्लियर कराने का प्रयास किया जा रहा है और आई होप जल्द ही यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो मैं विपिन सर आप लोगों को बायोलॉजी का वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को मैंने 31 दिसंबर को क्लियर करा दिया और 31 दिसंबर के बाद जो भी टाइम आपका ये वीडियो चल रहा है ये केवल और केवल अनसॉल्व को सॉल्व करा के आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। उसी के अंतर्गत आज हम फिर से एक बार आप लोगों के सामने लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 348 WI का थर्ड वीडियो लेकर के, जिसमें कुछ अति लघुत्तरी क्वेश्चन और कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में अति लघुत्तरी प्रश्न में 3 क्वेश्चन क्लियर कराए थे और 2 अभी शेष हैं। तो आज हम इसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत इस वीडियो में उन 2 शेष क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, और इस तरह से आपका टॉपिक एक सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है कि यदि, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आपके एग्जाम में आता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए का मतलब होता है कि डीएनए मैंने बताया था द्विकुंडलित संरचना होती है, डबल स्टैंड होता है। ठीक है। आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, जैसे ये आपका है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्टैंड, एक रज्जु। लेकिन अब इसी में डीएनए क्या होता है, इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, द्विरज्जुक कहते हैं, डबल स्टैंड कहते हैं। ठीक है। इस वर्ड से घबराना नहीं है, इसे द्विरज्जुक या डबल स्टैंड बोलते हैं। ओके। तो डीएनए, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है, ठीक है, 20% साइटोसिन है, और साइटोसिन क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक। मैंने आपको डीएनए की संरचना में बताया था कि नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में पाया जाता है, जिसमें प्यूरिन, पिरामिडिन 2 होते हैं। प्यूरिन में भी 2 होते हैं, एडेनिन, ग्वामिन, पिरामिडिन में भी थायमिन, साइटोसिन। तो वही साइटोसिन की बात कर रहा है कि मान लीजिए एक 2 स्ट्रैंड का डीएनए है ये, और इसमें 20% क्या है, साइटोसिन है। तो डीएनए में एडेनिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। ठीक है। अगर साइटोसिन 20% है तो एडेनिन कितना % होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको हम क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं कि चारगॉफ ने इसके लिए एक नियम दिया था। वो नियम ये बताता है कि डीएनए में, ठीक है, यहाँ पर डीएनए में प्यूरिन तथा पिरामिडिन क्षार का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, अर्थात 1:1 होता है। अर्थात जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरामिडिन होता है, अर्थात दोनों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अगर प्यूरिन 100% है तो पिरामिडिन भी 100% होगा, और अगर प्यूरिन मान लीजिए 40 है तो पिरामिडिन भी 40 होगा। कुल मिला के 1:1 का मतलब जितना प्यूरिन उतना पिरामिडिन होता है। ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिए चारगॉफ के अनुसार। ठीक है। अर्थात प्यूरिन और पिरामिडिन ये 2 क्षारक इस डीएनए में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो दोनों रज्जुक को क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं आपस में। ठीक है। इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं। तो जो प्यूरिन क्षारक होता है उसमें भी 2 होते हैं, एडेनिन, और एडेनिन को कैपिटल ए से लिखा जाता है, और ग्वानिन को कैपिटल जी से लिखा जाता है। ठीक है। और प्यूरिन के बाद जब पिरामिडिन में आते हैं, ठीक है, पहला क्षारक प्यूरिन, दूसरा क्षारक पिरामिडिन, और दोनों आपस में क्या होती है, प्रतिशत मात्रा 1:1 अर्थात बराबर होती है। तो पिरामिडिन में, जैसे प्यूरिन में 2 क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वामिन, तो पिरामिडिन में भी 2 क्षारक हैं, प्यूरिन और थायमिन और साइटोसिन। थायमिन को T से और साइटोसिन को C से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब
एडेनिन ग्वानिन अर्थात A प्लस जी इज इक्वल टू थाइमिन साइटोसिन अर्थात T प्लस टी इज इक्वल, ठीक है, अर्थात प्यूरिन बराबर पिरामिडिन, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है तो एडेनिन ग्वामिन अनुपाते थाइमिन साइटोसिन होगा, अर्थात A प्लस जी बराबर इज इक्वल टू C प्लस टी होगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये 100 है, ध्यान दीजिए दोनों का अनुपात बराबर है, ये 100 है तो ये भी 100 है, अगर ये 100 है तो 100 में 2 लोग हैं एडेनिन और ग्वानिन, तो 50% ये होगा 50% ये होगा, अर्थात जितना A होगा उतना G होगा, अर्थात A बराबर G। और अगर ये 100 है तो इसमें भी 50 ये होगा 50 ये होगा, अर्थात T बराबर C। तो वही लिखा है A बराबर G, ये देखिए, और T बराबर C, यहाँ लिखा है C बराबर T या T बराबर C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि साइटोसिन 20% हो, ठीक है, ये है साइटोसिन, ध्यान दीजिएगा, ये है साइटोसिन, यदि साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी क्या होगा 20% ही होगा, ठीक है, ग्वानिन भी क्या होगा 20% होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि जो डीएनए आपका ये है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है यहाँ पर इसमें A का T के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग होती है और G का C के साथ, ठीक है, G का C के साथ और A का T के साथ, G का C के साथ और A का T के साथ होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइटोसिन अगर 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा, तो ये देखो C है साइटोसिन, तो साइटोसिन के साथ क्या लगा है ग्वानिन लगा है, तो साइटोसिन अगर 20% होगा तो ग्वानिन भी क्या होगा 20% होगा, क्या होगा 20% होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो बोलो साइटोसिन 20% तो ग्वानिन भी 20% होगा। तो अब 20-20 कितना हो गया 40, तो 100 में से 40 हो गए क्या 100 में से, ठीक है, 100 में से, ठीक है, 20% आपका हो गया C और प्लस 20% क्या हो गया G हो गया ग्वानिन, ठीक है। तो ये CG 40 हो गए, बचा कितना 60% माने 100, 100 में से 20 क्या हो गया ग्वानिन, 20 हो गया साइटोसिन, अर्थात 20 40 गया तो बचा कितना 60, तो 60% में क्या होगा A और T होगा, ठीक है, 60% में क्या होगा A और T होगा। तो A और T अगर 60 है तो इसका मतलब A और T 60 है, ध्यान दीजिएगा, A और T मतलब एडेनिन थाइमिन कितना है दोनों मिलाकर 60%, ठीक है, 60% है तो A कितना प्रतिशत होगा 30 और 30 ये भी होगा तभी तो 60 होगा, तो A भी कितना होगा 30%। तो ये एडेनिन कह रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो एडेनिन होगा गाइस 60 में दोनों हैं, तो एडेनिन में कितना हो गया 60/2, चूंकि 2 लोग हैं, दोनों 2 लोग 60 में है तो एक लोग के हिस्से में कितना आ गया 30%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% ही होगा, अर्थात साइटोसिन C ग्वानिन C 20-20 40 हो गए, अर्थात साइटोसिन प्लस ग्वानिन बराबर 40%। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा A और T एडेनिन थाइमिन कितने हैं 100% में माइनस G और C घटा दीजिए, क्योंकि परसेंट माने 100 होता है और 100 में चारों है, ठीक है, यहाँ पर 100% है, 100 में A भी है T भी है G भी है और C, एडेनिन ग्वामिन थाइमिन साइटोसिन मिला के 100% है। तो इसमें आपका कह रहा है कि 20% साइटोसिन है, साइटोसिन 20% हो गया, ठीक है, तो ग्वानिन भी क्या होगा 20% होगा, क्योंकि साइटोसिन के साथ देखो GC जुड़े हैं, GC, तो GC साइटोसिन 20 है तो G भी क्या होगा 20 होगा, तो दोनों ये कितने हो गए 40%, और ये टोटल मिला कितना सा 100 में अगर 40% में G और C आ गए तो बचा 80 कितना हो गया 60% हो गया, तो 60% हो गया तो A का अगर अकेला हिस्सा कहा जाए तो कितना होगा /2 कर दो, 2 लोग हैं, या 30-30 समझ लो वैसे आ गया, तो ये 30% आंसर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यदि साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा, अतः A + T = 100 - GC, तो ये 100 आपका है और ये माइनस GC 20% है, प्रश्नानुसार साइटोसिन 20
तो ये सी साइटोसिन 20 रखा, और जी अगर साइटोसिन 20 है तो चूंकि जीसी बराबर होता है तो साइटोसिन 20 है, जी भी 20 होगा, तो यहाँ भी 20 रखा, 20 20 40 हो गया, और 100 में से 40 गए तो कितना आया 60%। तो ये 60% किसकी मात्रा बची अब आपकी, ए और टी की, ठीक है। अतः डीएनए क्षारों में दोनों की प्रतिशत मात्रा आधी आधी, या इसको हटा ही देते हैं, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इतना याद रखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम ठीक है, ये 60%, अतः ठीक है। अब ए प्लस टी बराबर 60% होता है, ठीक है। ए टी दोनों मिला के 60 है, तो चूंकि 60 है दोनों मिलाकर, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो अतः 60/2, 2 क्षारक हैं, तो 30% आपका क्या होगा आंसर में, कि एडेनिन की मात्रा, एडेनिन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, 30% होगी। कितनी परसेंट होगी, 30% होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। सभी गाइस नोट करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अत लघु उत्तरी में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, और अत लघु उत्तरी का जो आपका 5वां होगा, तो वो है जैव प्रबलीकरण क्या है, ठीक है। तो जैव प्रबलीकरण क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है, तो ये आपका क्वेश्चंस है कि जैव प्रबलीकरण क्या है, इसका क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो व्याख्या कीजिए। तो जो आपका इसका उत्तर होगा दोस्तों, पहले आप ऐसे हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए इसको, टॉपिक को, कि जैव प्रबलीकरण, ठीक है, इस तरह से हेडिंग करिए, फिर इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो जैव प्रबलीकरण क्या होता है, बहुत रटना नहीं है। जैव मीन्स जीव, ठीक है, जीव का सेंस यहाँ प्लांट में, जीव में दो होते हैं, प्लांट और एनिमल, लेकिन ये क्रिया प्लांट में होती है, ठीक है। प्रबलीकरण मतलब प्रबल करना, ठीक है। प्लांट क्या देते हैं, किस चीज में प्रबल, प्लांट को क्यों हम लोग ग्रो कराते हैं, क्यों हम गेहूं चावल गन्ना अनाज उत्पन्न करते हैं, फल का प्रोडक्शन कराने के लिए, उसमें लगने वाले सीड बीज फल प्रोडक्ट को उत्पादित कराने के लिए, क्योंकि वो हमारे खाने के काम आते हैं और उनसे में पोषण तत्व प्रदान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अमूमन हम लोग पुराने समय से प्लांट के जो जनरेशन है, जो प्लांट की क्वालिटी है, देख रहे हैं कि वर्तमान में उसमें खाद्य गुणवत्ता में क्या हो गई है, कमी आ गई है। जितनी मात्रा में हमको पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व उतनी मात्रा में जो हम खाना खा रहे हैं, फूड मटेरियल, उसमें वो नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीके से जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीन इंजीनियरिंग के तरीके से, ठीक है, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग क्रिया के द्वारा उस फसल में, ठीक है, क्या किया, खाद्य गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया, जिससे कि उस पौधों में अब पोषक तत्वों की मात्रा के स्तर में क्या हुआ, वृद्धि हुई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, सुपर राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, ब्लैक राइस, राइस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांटो प्रजातियां हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन द्वारा क्या किया, उसके पोषक तत्वों पोषण स्तर में क्या हुआ, वृद्धि कराया, ठीक है, जिससे अब उस चीज को हम लोग खाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा रहेगी। तो ये क्या है, जैव प्रबलीकरण कहलाता है। सीधा सीधा कि पौधों में पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि करने के लिए जो पादप प्रजनन हम लोग कराते हैं या वैज्ञानिक कराते हैं, उसी को जैव प्रबलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि पादपों में, ठीक है, पादपों में पोषण स्तर, ठीक है, पोषक स्तर की वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए पादपों में किए गए पादप प्रजनन प्रक्रिया
प्रक्रिया को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक है, जैव प्रबलीकरण कहते हैं, ज़्यादा रटना नहीं है। क्या कहते हैं? जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक है, जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में विभिन्न पादपों के फलों में पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैव प्रबलीकरण का मतलब मैंने आपको सेंस लगाया कि जैव मीन्स जीव, प्लांट, प्रबलीकरण अर्थात प्लांट से क्या मिलता है हमें? बोलो, फल, अनाज, उसको खाने से क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। तो प्लांट के अनाज में, फल में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कराने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके से पादप प्रजनन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात पादपों में पोषक स्तर की वृद्धि या पोषक तत्वों भी कह सकते हो। ठीक है, पोषक तत्वों, ठीक है, पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए पादपों में किए गए पादप प्रजनन अर्थात प्लांट ब्रीडिंग की क्रिया को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक है, जैव प्रबलीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में विभिन्न पौधों के फलों, ठीक है, अनाजों में पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे सुपर राइस, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक राइस, गोल्डन राइस आदि। ठीक है, तो ये इस तरह के जैव प्रबलीकरण क्रिया के उपरांत तैयार किए गए चावल है जिनमें कि पोषक मात्रा या पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? सामान्य चावल की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम सामान्य चावल की अपेक्षा इन चावल को खाएं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होगी और हम रोग से बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैव प्रबलीकरण। चूंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में का लास्ट था इसलिए ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए। फिर चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, तो गाइस आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की ओर। अति लघु उत्तरीय का हमारा कोई क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय अगर आप 3 या 4 लाइन में कवर करते हो तो इसका ये 2 ना 6 लाइन या 7 लाइन, आधा पेज कम से कम का ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 नंबर मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1, मल्टीपल 1 और शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपका होगा ये 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 2 नंबर पाने के लिए दोस्तों कम से कम आधे पेज तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन इसका पहला है ये भी मैंने पढ़ाया है वीडियो के माध्यम से। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक से आप क्या समझते हैं, अर्थात व्हाट डू मीन अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, कृषि में यह तकनीक किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, तो मैंने कहा एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या कि पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक यानी एक तकनीक ही है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, ठीक है, जिसकी सहायता से डीएनए को पुनर्संयोजित किया जाता है। पुनर्संयोजित डीएनए क्या है? बोलो, द्विकुंडलित सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना है। ठीक है, मैंने अभी बनाया भी था इस तरह से, द्विकुंडलित सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा क्या है? संरचना है। और इसी में ऐसे समाक्षरों पाए जाते हैं जिससे डीएनए के कई खंड विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इसमें डीएनए, ये मान लीजिए किसी जीव का डीएनए है और इसमें किसी भी खंड में, सपोज करिए इस खंड में अवांछित लक्षण वाले जीन हैं, इनको काट कर हटा दिया जाए और इसमें
कोई दूसरा डीएनए अब क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अब ये जो डीएनए बनेगा ये पुनर्संयोजित डीएनए कहलाएगा। ठीक है, और इसके बनाने की क्रिया अर्थात अवांछित खंडों को काटकर वांछित खंड लगा करके इस बनाए गए डीएनए की तकनीक को क्या कहते हैं, डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक कहते हैं। और यह तकनीक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा किया जाता है। अब इसी डीएनए को हम जिस कोशिका वाले जीवों में प्रविष्ट करा देंगे उस कोशिका से तैयार जीव में वांछित लक्षण होगा, जो हम चाह रहे हैं जिस टाइप का लक्षण, वह लक्षण उसमें डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसी तकनीक को ही डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक कहते हैं। पढ़े लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं इसे लिखा कैसे जाए। ठीक है, तो आपने हेडिंग्स का प्रश्न का आपने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग बना रखा है। तो लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीनी अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, या आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से किसी जीव के डीएनए में अवांछित खंडों को, ठीक है, अवांछित खंडों को एंजाइम द्वारा काट कर हटाकर उस स्थान पर वांछित खंडों वाले डीएनए को जोड़कर बनाए गए नए डीएनए, जोड़कर नए पुनर्संयोजित नए डीएनए को बनाने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी कहते हैं तथा नए बने हुए डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं, पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया कि आपको लिखना क्या है इसके अंतर्गत कि बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीनी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से किसी जीव के मूल डीएनए में अवांछित खंडों को हटाकर काट के अलग करके, ठीक है, एंजाइम की सहायता से हटा देते हैं और उस स्थान पर वांछित खंड वाले डीएनए को, ठीक है, जोड़कर नए डीएनए को बनाने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहते हैं तथा इसमें बने हुए जो नया डीएनए है उसे पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पुनर्संयोजित डीएनए। एक बार फिर से बाई फिगर समझिएगा, जैसे सपोज करिए कि किसी जीव का ये डीएनए है, ठीक है, ये किसी जीव का डीएनए है और इस डीएनए में, ठीक है, क्या है, कई खंड है। सपोज करिए ये अवांछित खंड है, क्या है, ये अवांछित खंड है, ठीक है, और हमको क्या करना है, और इतना डीएनए आपका सही है तो इसको क्या करते हैं, ये सही है खंड और ये अवांछित है, तो हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसको डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम यहाँ पे डालेंगे तो ये खंड यहाँ से कटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अवांछित खंड अलग हो गया।
अब कोई दूसरा डीएनए खंड जो हम इसमें इंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये है, ये वांछित डीएनए खंड है, वांछित डीएनए खंड है। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, लगा करके यहाँ पर एक एंजाइम लाइगेज एंजाइम डाल देंगे, तो ये फेविक्विक की तरह इन दोनों को जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद यह एक नया डीएनए है जिसे पुनर्संयोजित, ठीक है, पुनर्संयोजित डीएनए कहेंगे, ठीक है, पुनर्संयोजित डीएनए कहेंगे। और इसके बनाने की क्रिया को ही पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। और कह रहा है कि इसका कृषि में क्या उपयोग है। तो अब ये जो बना डीएनए है इसको किसी प्लांट की कोशिका में इंटर कर दें तो उस कोशिका से बना हुआ प्लांट जो होगा उसमें हमने जिस तरह का लक्षण डेवलप करने का सोचा है, ठीक है, उस तरह का लक्षण डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये वांछित खंड, वांछित मतलब जो हम चाहते हैं वो वाला लक्षण वाला डीएनए है, ये उसको हम इंटर किए हैं, तो ये अब जब जीव का डेवलप करेगा उसमें उसी टाइप का लक्षण व्यक्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में कृषि में उपयोग अगर बात करें, ठीक है, कृषि में उपयोग की बात करें तो नंबर एक आप लिख सकते हो कि आनुवांशिक रूपांतरित, ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल के निर्माण में अर्थात जीएम फसल बनाने में, ठीक है। जीएम का मतलब होता है गेमेटिक मॉडिफाइड, ठीक है। गेमेटिक मॉडिफाइड मतलब क्या हो गया, गेमेट की आनुवांशिक रूपांतर, जिसका क्या हो, जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया, आनुवांशिकता बदल दी गई हो। और आनुवांशिकता कैसे बदलेंगे, डीएनए में चेंज करके, ठीक है, जैसे अभी किया। और दूसरा क्या है, बीटी फसल बनाने में, ठीक है, बीटी फसल के निर्माण में। और बीटी फसल में क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि बैसिलस थ्यूरेंजिसिस नामक जीवाणु वाले डीएनए खंड को इस फसल के क्या डीएनए के साथ संयुक्त कराते हैं, तो उस बने हुए फसल को बीटी फसल कहते हैं। यह पीड़क प्रतिरोधी फसल होता है, अर्थात कीटनाशक पदार्थ का निर्माण अपनी बॉडी में खुद करता है और उस पर लगने वाले कीट को अपने आप मार देता है, उसमें अलग से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बोलो, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक और इसका कृषि में क्या है उपयोग है गाइस, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।